हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो रहेगी बेटा वो क्लास 12 केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रहेगी, जिसका चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई है उस वीडियो में हमने टॉपिक कवर किए थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। बेटा हेलो एल्केन की प्रिपरेशन स्टेप वाइज, उसका मैकेनिज्म, रिएक्शन, सब कुछ मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो अभी तक आपको रिएक्शन कैसे करनी है, उनका मैकेनिज्म, रिएजेंट का क्या यूज है, रिएक्टेंट का क्या यूज है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये सब आपको समझ आ गया होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। क्लियर है? तो कैसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। हेलो एरीन क्या होते हैं? सबसे पहले हेलो एरीन, हेलो मतलब हेलोजन, लाइक फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये किस तरीके से बनेंगे, जिसको हम एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्काइल हैलाइड जब मैंने टॉपिक कराया था, हेलो एल्केन जब टॉपिक करवाया था तो वहां पर इसका बेसिक बताया था कि हम किन्हें एराइल हैलाइड बोलते हैं, किनको मतलब हेलो एरीन्स बोलते हैं। तो उन्हीं की प्रिपरेशन आज की वीडियो में हम करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ये ESR क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी जब यहाँ पे हम बेंजीन पे हेलोजिनेशन कराएंगे, बेंजीन पे जब सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो ESR के थ्रू होगा, एज इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, वो रिएक्शन करेगा, तब डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड है साइड चेन हेलोजिनेशन ऑफ टोल्यूइन। अब टोल्यूइन क्या होता है? इट इज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, बेंजीन हैविंग मिथाइल ग्रुप, यानी बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटाया और मिथाइल से उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या बन जाएगा? टोल्यूइन। तो उस वाली रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। नेक्स्ट करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट क्या है? रिएक्शन करेंगे तब करेंगे, उसमें दो कैटेगरी पढ़ेंगे। ये नेमिंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, सैंडमेयर्स रिएक्शन, गेटरमैन्स रिएक्शन। फिर डाइजोनियम सॉल्ट को आयोडोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्लोरोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड लास्ट जो कि कमर्शियल प्रिपरेशन रहेगी हेलो एरीन्स की, क्लोरोबेंजीन की, रैशिक्स प्रोसेस। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो इसमें हम करते क्या है बेटा? सबसे पहले क्या करेंगे? बेंजीन लेंगे। बेंजीन ना एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होती है, जिसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं, जो हक्कल रूल ओबे करता है। 11th में पढ़ा आपने हक्कल रूल हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। तो बेंजीन है। अच्छा, अब बेंजीन में ना ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 3 पाई बॉन्ड है और 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? और पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री टू मूव होते हैं, वो लूजली हेल्ड होते हैं। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, तो जो 2 एटम के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली हेल्ड है, तो दे आर फ्री टू मूव। ये फ्री टू मूव है, जिसकी वजह से ये जो बेंजीन रिंग है वो रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करती है, रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कौन अटैक करेगा? जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरली इस पे क्या करता है? सब्स्टिट्यूट करता है। क्लियर है? तो हेलोजिनेशन में जो हम रिएजेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं? Cl2 लेंगे या Br2 लेंगे। किसकी प्रेजेंस में? अगर Cl2 ले रहे हैं तो हम ले सकते हैं FeCl3। क्लियर है? AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं। Br2 ले रहे हैं तो हम लेंगे FeBr3, ये लेंगे। क्लियर? तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है यहाँ पे? ये जो रिएजेंट हमने लिया FeCl3 या एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये हेल्प करेंगे फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और Cl2 और Br2 में से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? दीज आर लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेटा,
दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है। जो सेंट्रल एटम है ये आयरन और एल्यूमिनियम, इसके सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करेगा ये AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इस क्लोरीन में हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, जिसको हम क्या कर दिखाते हैं, फुल हेड कर्व्ड एरो से दिखाते हैं। यानी ये वाला क्लोरीन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और इस क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये AlCl3 इस Cl नेगेटिव, यानी क्या बन गया यहाँ पे Cl प्लस एंड Cl नेगेटिव। तो AlCl3 फॉर्म बॉन्ड विद दिस AlCl, इस Cl माइनस के साथ बनाएगा और AlCl4 बना देगा, प्लस ये Cl प्लस बच जाएगा विच एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेंगे, वो स्पीशीज जिनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उन्हीं को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो हेलोजिनेशन में हम क्या लेते हैं, हमने लिया अपना रिच सोर्स इलेक्ट्रॉन का सोर्स, कौन सा है सोर्स, बेंजीन, हैविंग फॉर्मूला C6H6, उसमें हमने रिएजेंट लिया क्लोरीन और क्लोरीन के साथ डाल दिया AlCl3। व्हाट इज द रोल ऑफ एनहाइड्रस AlCl3? व्हाट इज द रोल ऑफ FeCl3 इन दिस रिएक्शन? दे एक्ट एज कैटलिस्ट, है ना। और कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है बट कंज्यूम नहीं होता, रिएक्शन को फास्ट कराता है। तो ये FeCl3 या AlCl3 क्या करेगा, अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्लोरीन मॉलिक्यूल में हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, आपने 11th में पढ़ा, देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन, बॉन्ड क्लीवेज आर देयर, है ना, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। तो यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज कैसे हो रही है, हेट्रोलिटिक, और हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से कैटायन एंड एनायन विल फॉर्म्ड। तो जो Cl माइनस बना, इसके पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक तो खुद का है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो Cl माइनस की फॉर्म में रहेगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई तो इट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ Cl प्लस, एंड दिस Cl प्लस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। पॉइंट क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये जो मैकेनिज्म है ESR का मैकेनिज्म, ये बेंजीन टॉपिक में हाइड्रोकार्बन में आपने मैकेनिज्म पूरा पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखते हैं, दोबारा से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा। हम लेंगे बेंजीन, कितना ब्यूटीफुल मॉलिक्यूल है बेंजीन, क्लियर। ऑल कार्बन आर sp2, जितने भी कार्बन है आर sp2, डबली बॉन्डेड है तो sp2 रहेगा। इसमें हम डालेंगे Cl2, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। इसका क्या काम है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कहां मिल रहे हैं, बेंजीन पे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और जो Cl, बेटे तो कैटलिस्ट था ना, कैटलिस्ट सिर्फ इन्वॉल्व होता है, लास्ट में वापस से प्रोड्यूस हो जाता है, कंज्यूम नहीं होगा। तो जब ये AlCl4 माइनस बना था तो यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसके साथ वो वापस क्या बना देगा, ये AlCl4 माइनस वापस से AlCl3 में बदलेगा इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, जो यहां से H प्लस निकलेगा एंड इट विल फॉर्म HCl, क्लियर। तो फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म विल बी क्लोरो बेंजीन प्लस HCl, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अगर इसी बेंजीन को आपको कन्वर्ट करना है ब्रोमोबेंजीन में तो ब्रोमोबेंजीन बना देंगे। ये लिया बेंजीन, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, डाला ब्रोमीन, किसकी प्रेजेंस में, FeBr3, और क्या ले सकते हैं, आयरन डार्क, यानी लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करानी है। अगेन लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए ब्रोमीन में हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कराएगा और खुद Fe क्या बना देगा, FeBr4 नेगेटिव, और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट होगा, Br प्लस। तो हेयर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट इज Br प्लस। Br प्लस कहां जाएगा, जहां उसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बेंजीन था ना, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे फ्रीली, है ना। तो बेंजीन पर अटैक करेगा, तो ये बेंजीन पर अटैक करेगा तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा
और जो यहां पर Br माइनस बना था उसके साथ कंबाइन होकर HBr बना देगा। तो दिस इज अ टाइप ऑफ ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन निकला तब Cl आया, हाइड्रोजन निकलेगा तब Br आएगा। कौन? इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो दिस इज ESR टाइप रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज ESR। क्लियर है? एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन टू फॉर्म हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी। तो जब भी आपको कन्वर्जन में या किसी रिएक्शन में बेंजीन पर हैलोजन डायरेक्टली अटैच करना है तो आप ये दो रिएक्शन से क्लोरीन और ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर है? चलो देखो लिखा है यहां पे, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग बेंजीन विद क्लोरीन गैस in presence of Lewis acid catalyst like anhydrous FeCl3 or aluminium chloride via an electrophilic aromatic substitution mechanism। तो ये आपको मैंने समझा दिया है और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? ये बेंजीन है, ये क्लोरीन लिया, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड होता है, FeCl3 लिया, यहाँ पे हम क्या क्या ले सकते थे? आयरन डार्क भी लिख सकते हैं। क्लियर है? और AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड भी ले सकते हैं। क्लियर है ये वाली प्रिपरेशन? तो ऐसे हम बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर देंगे। बेटा रिएक्शन के मैकेनिज्म अगर आप समझ के करोगे ना तो रिएक्शन डिफिकल्ट नहीं है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला है कि बेटा किसी भी चीज को मेमोराइज नहीं करना, आपको रिटाफिकेशन नहीं करना, आपको समझना है रिएक्शन के पीछे कि क्या उसका स्टोरी है, क्या उसका मैकेनिज्म है, कैसे वो पाथ फॉलो करता है, रिएजेंट का क्या काम है, जो रिएक्टेंट है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसमें सब्स्टिट्यूशन होना है, उसमें कब एडिशन होना है, कब रीअरेंजमेंट होना है। क्लियर है? इस तरीके से याद रखोगे तो आप बहुत इजी से रिएक्शन कर पाओगे। अच्छा, साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोल्यूइन, अब ये देखते हैं पहले। क्लियर? अब टोल्यूइन को बदलेंगे हम, कैसे करेंगे देखो। चलो पहले तो टोल्यूइन क्या होता है? टोल्यूइन क्या होगा? इट इज बेंजीन हैविंग CH3 ग्रुप, जिसको मिथाइल बेंजीन भी बोलेंगे। मिथाइल बेंजीन तो इसका IUPAC नेमिंग है और इसका कॉमन नेम इज टोल्यूइन। क्लियर? अब इसकी ना मैं दो तरीके से रिएक्शन कराऊंगी, इसको ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है, और दोनों का अगर मैकेनिज्म समझ आ गया तो आप क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड को इजीली प्रिपेयर कर पाओगे। बेटा कन्वर्जन जनरली पूछी जाती है इनमें से। क्लियर है? अच्छा देखो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराती हूं किसके साथ? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। क्लियर है? अच्छा यहां पे रिएक्शन करा रही हूं मैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो दोनों का मैकेनिज्म समझेंगे कि दोनों, अब रिएक्टेंट तो एक ही है यहां पे, विच इज टोल्यूइन। ये 6 pi इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करेगा। अच्छा ये Cl2 है, ये FeCl3 क्या था? लुईस एसिड था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसमें हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कराएगा। जैसे स्टोरी सुना रही हूं ऐसे ही हमें क्या करना है, उसको समझ के करना है। रिएजेंट के फंक्शन लर्न करने हैं, रिएजेंट वर्क कैसे कर रहा है, रिएजेंट का क्या काम है, उसका नेचर कैसा है, ये सब अगर करोगे तो बेटा अभी तो आपको लर्न हो जाएगा। लेकिन जब चारों चैप्टर की मिला के कन्वर्जन आती है, कोई भी रिएक्शन कहीं से आती है, तब आपका बेसिक ही आपका काम आएगा। तो मैंने बताया लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसमें हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कराएगा और इसमें से क्या जनरेट करवाएगा? इसमें से जनरेट कराएगा इलेक्ट्रोफाइल Cl+। वो अभी हमने प्रीवियस रिएक्शन में किया। तो आपको ध्यान रखना है जब भी Cl2 FeCl3 का मिक्सचर लोगे तो वहां से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Cl+। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? जहां उसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। कहां मिल रहे हैं? इसे रिंग पे मिल रहे हैं, बट रिंग पे तो पहले से एक ग्रुप अटैच्ड है। तो आपने बेटा 11th में पढ़ा, अगर बेंजीन पे सेकेंड सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, एक ऑलरेडी है CH3, क्योंकि वो यहां नहीं जाएगा, उसको रिंग पे जाना है। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बेंजीन पे घूम रहे हैं तो बेंजीन पर अटैक करेगा। अब बेंजीन पर वो यहां जाएगा, ऑर्थो पर, मेटा पर जाएगा, पैरा पे जाएगा। तो देयर आर 3 पोजीशन अवेलेबल है ना। तो ये डिसाइड करेगा, जो ऑलरेडी ग्रुप अटैच होता है
वो डिसाइड करता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को वो कहां डायरेक्ट करेगा, कहां भेजेगा। तो जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, अगर वो बेंजीन पर अटैच है, लाइक OH, लाइक NH2, लाइक इथाइल, मिथाइल, these are electron donating and electron donating groups are electron donating group। जो भी electron donating group बेंजीन पर अटैच होंगे, these are ortho para directing, these are ortho para directing। यानी ये वाले ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे भेजेंगे कि आप लोग वहां जाओ, वहां पर बॉन्ड बनाओ। क्लियर है? तो Cl+ कहां जाएगा? ऑर्थो पर, और फिर जाएगा पैरा पर। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो क्या होगा देखो, ये Cl, ये 1 2। अगर इस पोजीशन को मैं मान के चलूं 1, अगर इस पोजीशन को हम 1 मान लेते हैं, दिस पोजीशन इज 1, तो दिस सेकेंड पोजीशन इज ऑर्थो। तो ऑर्थो क्या होगा? ऑर्थो पोजीशन किसको बोलेंगे? 1 2 सब्स्टिट्यूशन, यानी 2 सब्स्टिट्यूशन होते हैं तब हमारा ऑर्थो मेटा पैरा आता है। तो एक 1 पे लगा, एक सेकेंड पे लगा है। मेटा किसे बोलेंगे? मेटा सब्स्टिट्यूशन 1,3 यहां लगा होता तो मेटा, यानी एक 1 पे और एक 3 पे। अच्छा, पैरा किसे बोलेंगे? 1,4, एक फर्स्ट पे और एक 4 पे। क्लियर है? अच्छा, ये क्या हो गया फिर से? ये सेकेंड हो गया। अगर इधर लगाओगे तो ऑर्थो, इधर लगाओगे मेटा, इधर लगाओगे पैरा। क्लियर है? तो अब देखते हैं कहां लगाएंगे। क्या बोला था कि बेंजीन हमारा कैसा है? बेंजीन के ऊपर जो CH3 अटैच है बेटा, ये हमने रुको, CH3 जो अटैच है, CH3 था यहाँ पे, ये जो CH3 अटैच्ड है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर? तो ये कहां भेजेगा? एक बार तो ऑर्थो पर भेजेगा, तो ऑर्थो पे लग गया Cl, और एक बार कहां भेजेगा? पैरा। तो दीज टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। CH3 जाएगा यहां पर, और इसके लिए पैरा कौन सी है? पैरा हो गई यहां पर, ये Cl। अब ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इसके लॉन पेयर बहुत पास पास है, तो रिपल्शन होगी, है ना। ये CH3 और Cl दूर दूर है, तो जो रिपल्शन है लॉन पेयर या लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज लेस, तो पैरा इज ऑलवेज मेजर, यानी ज्यादा क्वांटिटी में पैरा बनेगा और जो ऑर्थो है वो बनेगा माइनर। क्लियर है? आई होप ये वाला रिएक्शन कंप्लीट हो गया होगा, समझ आ गया होगा आपको। क्लियर? अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। एक ही रिएक्शन में 2 पार्ट समझा रही हूं, इसको ध्यान से देखना है बेटा। अगर ये समझ आ गया ना, तो आप जब क्वेश्चन करोगे आपको बहुत कम टाइम लगेगा और वो क्वेश्चन करेक्ट होंगे। अभी तो मैं धीरे धीरे आपको समझा रही हूँ उसका पूरा मैकेनिज्म करके कि हमें क्या क्या करना है। क्लियर है? अच्छा, अब हमें रिएक्शन में क्या करना है? अब हमें दिया है टॉल्विन और उसकी रिएक्शन Cl2 लाइट। तो टॉल्विन तो वही रहेगा सारा, बट अब आपको मैकेनिज्म समझना है। मैकेनिज्म कैसे समझेंगे? देखो कैसे काम करेगा ये। Cl2H nu, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में जाता है और Cl रेडिकल्स बनाता है। हमारे 3 टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं जब भी किसी रिएक्शन को कराते हैं। तो जो इंटरमीडिएट बनते हैं बॉन्ड क्लीवेज के बाद, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल बनते हैं, यानी कैटायन और एनायन, और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से हमारे बनते हैं रेडिकल्स। तो याद रखो, जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो जनरली रेडिकल्स विल फॉर्म, रेडिकल बनेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनेगी। ठीक है? तो ये Cl जो रेडिकल बना, ये कहां जाएगा? ये sp3 कार्बन पे जाएगा, ये ऐड नहीं होगा, ये सब्स्टिट्यूट होगा। तो बेंजीन पे ये कार्बन हमारे सारे sp2 हैं, तो बेंजीन पर तो ये अटैक नहीं करेगा। बट दिस कार्बन दिस CH3 कार्बन इज sp3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sp3? प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, कार्बन सिंगली बॉन्डेड है तो sp3 रहेगा, डबली बॉन्डेड है तो sp2 रहेगा, ट्रिपली बॉन्डेड है तो हम sp बोलते हैं। 11th में हाइब्रिडाइजेशन हमने किया है। तो these all 6 कार्बन have double bond character, these all are sp2, but this carbon is sp3। तो अगर हम टॉल्वीन की रिएक्शन क्लोरीन और सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं तो दिस इज द टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बेटा वो ESR है, दिस इज ESR मैकेनिज्म। ये जो रिएक्शन है वो ESR से हुई है और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। पॉइंट क्लियर?
तो फ्री रेडिकल कहां जाएगा, sp3 पे, तो यहां जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे Cl के साथ बॉन्ड बना के HCl बना देगा और क्या बन जाएगा, CH2Cl, और ये बेंजीन रिमेन एज सच, जिसको हम बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। इस तरीके से आप रिएक्शन को समझेंगे कि अगर हमने टॉल्यूइन की रिएक्शन Cl2 FeCl3 के साथ करी तो इसका पूरा मैकेनिज्म आपको बताया कि FeCl3 किस तरीके से वर्क करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराने में हेल्प करेगा, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा Cl+। लेकिन सेम टॉल्यूइन की रिएक्शन Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी और फोटोकेमिकल रिएक्शन से रेडिकल बनता है और रेडिकल को आप कहां सब्स्टिट्यूट करोगे, sp3 कार्बन पर, तो दीज ऑल आर sp2, तो यहां जाएगा, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, सब्स्टिट्यूशन मतलब पहले कुछ निकलेगा, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ऐसे दो Cl रेडिकल हैं, एक Cl रेडिकल के साथ वो HCl बनाएगा और दूसरा Cl इसके साथ सब्स्टिट्यूट होकर बेंजाइल क्लोराइड बनाएगा। क्लियर है? आई होप ये रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम टॉल्यूइन को हम, अच्छा इसकी नेमिंग अगर करें तो क्या बोलेंगे, 1 क्लोरो, अब इसको 1 बोलेंगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। क्लियर? 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। क्लियर? पैरा प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेजर, ऑर्थो इज ऑलवेज माइनर। एक तो यहां पे स्टेरिक क्राउडिंग है, भीड़ भाड़ है, ये CH3 हमने ऐसे लिखा है, ऐसे होगा ना CH3 ऐसे, तो यहां पे क्राउडिंग है तो अनस्टेबल रहेंगे। CH3 के बॉन्ड पेयर, इसके 3 लॉन पेयर में रिपल्शन होगी, तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मेजर, यहां पे ज्यादा है और यहां पे क्या है, कम है, तो दिस विल फॉर्म इन मैक्सिमम अमाउंट एंड इट इज इन लेस अमाउंट। क्लियर? आई होप रिएक्शन समझ आ गई होगी आपको। अब ये जो लाइट की प्रेजेंस में है, हमने जब प्रिपरेशन किया बेटा हेलो एल्केन का, प्रिपरेशन किया हेलो एल्केन का फ्रॉम एल्केन, तो वहां पर हमने क्या लिया था, देखो लिया था CH4 और इसकी रिएक्शन कराई थी Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें पता है यहां से क्या बनेगा, Cl रेडिकल बनेगा, तो एक H इसके साथ ज्वाइन होकर HCl निकल जाएगा और क्या बनेगा, क्लोरोमीथेन प्लस HCl। बट ये रिएक्शन को हम यहां स्टॉप नहीं करा सकते क्यों, रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, तो वो फर्दर रिएक्ट करता जाएगा, इसमें से फिर से एक हाइड्रोजन निकालेगा और फिर से किसमें बदल देगा, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, फिर से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, CHCl3 क्या बनाएगा, CH3। ठीक है, वेट करो, CHCl3 फर्दर सब्स्टिट्यूट होगा एंड लास्ट में फाइनली CCl4। जब तक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होते जाएंगे ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। सेम इसमें भी है, ये हमारा टॉल्यूइन है, बेंजीन हैविंग CH3 ग्रुप, Cl2H के साथ रिएक्शन कराई, बताया था sp3 कार्बन पर जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड बनाएगा, फिर बेंजल डाइक्लोराइड बनाएगा, फिर बेंजो ट्राइक्लोराइड बनाएगा और जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे तब रिएक्शन जाके ये स्टॉप हो जाएगी। हाँ, इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, यहां तक रेस्ट्रिक्ट करा सकते हैं। कैसे? अगर हम उसकी अमाउंट ज्यादा ले लें और Cl2H की अमाउंट लिमिट में ले लें, यानी इनके रेशो, इनके अमाउंट को बैलेंस करके हम इनकी यील्ड को कम कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट, सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है? सैंडमेयर रिएक्शन, इसमें ना क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। चलो, हमने लिया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। व्हाट इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट? तो पहले बेंजीन बनाया और बेंजीन पर हमने लगाया N ट्रिपल बॉन्ड N। बहुत ध्यान से, इसे बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, बट 4 बॉन्ड बनाएगा तो लॉन पेयर यूज किया है बॉन्ड बनाने के लिए, तो उस पर प्लस चार्ज आएगा। एंड दिस Cl माइनस, इस कंपाउंड को बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? चलो कैसे कैसे लिख सकते हैं। हमने बेंजीन को लिख दिया C6H6, उसका एक हाइड्रोजन हटाएंगे तब तो सब्स्टिट्यूट हुआ
N2Cl, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, N2 प्लस Cl माइनस भी आ सकता है। क्लियर है? अच्छा, ये एक्सपैंड कर रखा है, इसको भी हम कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कंडेंस फॉर्म में लिख दिया हमने, N2Cl, इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। तो दीज आर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन? अच्छा, एग्जाम में आती है, एक्सप्लेन द रिएक्शन सैंडमेयर। तो नेमिंग रिएक्शन बोलते हैं जिनका नाम है ना, जो नेम से आती हैं। और एग्जाम में 2 और 3 मार्क्स में, बेटा ये जो चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन, ये हमारा 6 मार्क का चैप्टर बोर्ड में पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में। तो नेमिंग रिएक्शन भी आती है और ये इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो अब क्या करना है, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, ध्यान दो। इसकी रिएक्शन हमने कराई CuCl, कॉपर सॉल्ट लेना है, कॉपर को सॉल्ट की फॉर्म में लेना है, CuCl, क्लियर, इन प्रेजेंस ऑफ हैलो एसिड HCl। क्लियर? तो क्या बनेगा हमारा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये क्लोरोबेंजीन बनेगा, यहां से निकलेगा N2, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, N2 नाइट्रोजन गैस, और Cl हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लियर है? सेम अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, CuBr HBr, क्लियर है? तो क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां पर लगेगा Br, ये इसका Br लगे, ये तो कैटलिस्ट है, ये Br लगे, यहां पे H बचा है, Cl के साथ HCl बनाएगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। क्लियर है? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में सैंडमेयर रिएक्शन से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आ गया पेपर में, कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू क्लोरोबेंजीन। तो इमीडिएट स्ट्राइक करना चाहिए आपके माइंड में कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, पहले तो क्लोरोबेंजीन कौन सा चैप्टर में आएगा, हेलो एरीन में, है ना? तो उसमें ऐसी कोई नेमिंग रिएक्शन पड़ी है? हाँ, तो सैंडमेयर रिएक्शन, तो उसके रिएजेंट रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट रहेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसकी रिएक्शन कराएंगे कॉपर सॉल्ट, कॉपर यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्म में है, CuCl, और उसमें डालेंगे हेलो एसिड HCl या CuBr HBr। क्लियर? क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो हमारा क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन बनेगा। क्लियर? देख लो, क्लोरो एरीन्स जिसको एराइल क्लोराइड बोलते हैं या ब्रोमो एरीन्स, एरीन वर्ड यूज फॉर एरोमेटिक रिंग, एराइल ब्रोमाइड आर इजिली प्रिपेयर्ड व्हेन द डाइजोनियम सॉल्ट आर ट्रीटेड विद CuCl डिसॉल्व इन, ये गैप है यहाँ पे, ठीक है, डिसॉल्व इन HCl और CuBr डिसॉल्व इन HBr। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर्स रिएक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक आपको। चलो नेक्स्ट, गैटरमैन्स रिएक्शन, ये मॉडिफाइड फॉर्म है वही सैंडमेयर रिएक्शन की। इस रिएक्शन में भी हम डाइजोनियम सॉल्ट को क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो क्या इसमें मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है बेटा। तो क्या मॉडिफाइड फॉर्म है, चलो चेक कर लेते हैं। इसमें हम लेंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तो भी आपको पता है क्या होता है, तो लिया N2 प्लस एंड दिस Cl माइनस। क्लियर है? इसकी रिएक्शन कॉपर मेटल के साथ कराएंगे। भाई सैंडमेयर में हमने क्या लिया था, कॉपर सॉल्ट, और यहां पे क्या लेंगे, कॉपर मेटल। क्लियर? इन प्रेजेंस ऑफ हेलो एसिड HCl। क्लियर? या इसकी रिएक्शन कराएं कॉपर मेटल इन प्रेजेंस ऑफ HBr। तो यहां क्या बनेगा, इस केस में बनेगा हमारा क्लोरोबेंजीन। क्लियर? नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। क्लियर है? अच्छा, इस केस में क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। और क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी। और क्या बनेगा, देखो ये H यहां से और ये Cl HCl। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। बिल्कुल सेम है, उसमें भी रिएक्टेंट डाइजोनियम सॉल्ट था,
प्रोडक्ट भी यही क्लोरोब्रोमोबेंजीन बने थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड ही लिया था, बट वहां पे हमने क्या लेते सैंडमैन में कॉपर सॉल्ट, और यहां क्या ले रहे कॉपर मेटल। क्लियर है? दिस इज द रीजन कि ये गैटरमैन उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। देखो हेलोएरीन्स particularly chlorobenzene and bromobenzene can also be prepared by Gattermann's reaction। मॉडिफिकेशन है सैंडमेयर रिएक्शन का, इसमें हम मिक्सचर लेते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर पाउडर, कॉपर को क्रश करके लेते हैं टू इंक्रीज इट सरफेस एरिया, है ना। जो कैटलिस्ट है उसको पाउडर फॉर्म में लोगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी भी बढ़ेगी, है ना। तो कॉपर पाउडर लिया इन प्रेजेंस ऑफ हेलो एसिड, जिसको हेलोजन एसिड या हेलो एसिड बोलते हैं, HCl या HBr, और क्यूप्र इंस्टेड ऑफ क्यूप्रोसलाइड जो हमने पहले लिया था। ये क्यूप्रोसलाइड किस केस में लिया था? क्यूप्रोसलाइड लिया था हमने सैंडमेयर रिएक्शन में, CuCl CuBr डिसॉल्व इन कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एसिड एज यूज्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन। द यील्ड आर ऑफन अराउंड 40%। यील्ड मतलब जो प्रोडक्ट बनता है वो 40%। बेटा कभी भी 100% आउटपुट नहीं आता, कुछ वेस्टेज हो जाती है, कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम होती है कि वो प्रोडक्ट बना सके, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी जिसको बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ जो यील्ड बनती है, जो प्रोडक्ट बनता है वो 40% के अराउंड बनता है। आई होप ये गैटरमैन रिएक्शन भी क्लियर होगी और सैंडमेयर और गैटरमैन में आपको डिफरेंस भी समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंडमेयर एंड गैटरमैन। गैटरमैन में कॉपर मेटल इंस्टेड ऑफ कॉपर सॉल्ट हम लेते हैं। क्लियर है? ये स्टेटमेंट के साथ साथ रिएक्शन आपको लिखनी है। चलो डाइजोनियम सॉल्ट, अच्छा हमने क्लोरोबेंजीन बनाया सैंडमेयर में, ब्रोमोबेंजीन बनाया, ना तो आयोडोबेंजीन बनाया अभी, और ना हमने क्या बनाया फ्लोरोबेंजीन, तो वही बनाते हैं। चलो कैसे बनाएंगे देखो, हमने लिया डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाएगा एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है प्लस, और ये Cl माइनस। क्लियर है? इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब इसको हम वार्म करेंगे Ki के साथ, सिंपल Ki के साथ वार्म करना है, वार्म, तो क्या क्या बनेगा देखो, ये I जो है यहां जाएगा और बनाएगा आयोडोबेंजीन। क्लियर? नाइट्रोजन गैस एस्केप होगी, प्लस ये K और ये Cl, KCl निकलेगा। क्लियर है? ये बन गया आयोडोबेंजीन। क्लियर? तो अगर आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली उसको Ki के साथ हमें क्या करना पड़ेगा? वार्म करना पड़ेगा। तो जब भी हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Ki के साथ वार्म करेंगे, आयोडोबेंजीन विल फॉर्म्ड, आयोडोबेंजीन बनेगा। क्लियर? कोई भी डाउट अगर आपको आती है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं बेटा। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट टू फ्लोरोबेंजीन, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली नहीं बनेगा, तो कैसे बनाएंगे? चलो पहले ना हमें डाइजोनियम सॉल्ट बनाना सीख लेते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है बेंजीन से। चलो पहले हम डाइजोनियम सॉल्ट बनाना सीखेंगे। ये बेंजीन, अभी हम क्या कर रहे हैं फिलहाल, सबसे पहले कि डाइजोनियम सॉल्ट थोड़ा ना अवेलेबल होता है डायरेक्टली, इसको तो प्रिपेयर करना होता है, फ्रेश प्रिपेयर करके यूज करते हैं। तो बेंजीन को बना रहे हैं सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है? तो कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे चेक करते हैं। देखो सबसे पहले लिया बेंजीन, ये हमारा बेंजीन। आपको पता है बेंजीन पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो फ्रीली घूम रहे हैं, तो रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करता है, तो जनरली एंटर को ESR। तो ESR, अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में हमने देखा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन होता है, तो जब भी आपको बेंजीन पे नाइट्रोजन डायरेक्टली लगाना है तो नाइट्रेशन करा दो। किसकी प्रेजेंस में? नाइट्रेशन कराओ कंसेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये आप 11th में कर चुके हो, बेंजीन की 5 ESR रिएक्शन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो पहले, है ना।
तो इसका मैकेनिज्म भी आपने 11th में किया। ये सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 में से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराएगा, तो इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा इज NO2+, है ना। तो ये जो NO2+ बना, ये कहाँ जाएगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कहाँ मिल रहे बेंजीन पर, तो बनेगा सबसे पहले नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा NO2, दिस इज नाइट्रो बेंजीन। क्लियर है? चलो अब क्या करेंगे, इस रिएक्शन का नाम हमें पता होना चाहिए, दिस इज नाइट्रेशन। ये रिएक्शन हमारी नाइट्रेशन होती है, इस रिएक्शन को नाइट्रेशन बोलते हैं। जहां भी नाइट्रेशन कराओगे ये वाला मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करोगे, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का। क्लियर? चलो अब क्या करना है आगे हमें देखते हैं। चलो ये वाली ESR रिएक्शन थी, अब हमें कराना है इसका रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इस NO2 को एनिलीन में बदलना है, NH2 में, अमीनो बेंजीन जिसको एनिलीन बोलते हैं। अब चेक करो, स्टेप आपको लर्न रखने पड़ेंगे कि पहले बेंजीन को नाइट्रो में, इसके ऊपर ये पूरा टॉपिक भी है बेटा, अमाइन चैप्टर जब करेंगे तो वहां बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पूरा टॉपिक भी करेंगे, है ना। अच्छा अब ये बेंजीन ये एनिलीन बनाना है, तो रिमूवल ऑफ O, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो ये रिडक्शन का सिंबल है, ये रिडक्शन का सिंबल हमने लिया। क्लियर? अच्छा अब रिएजेंट क्या लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट इज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनियम या पैलेडियम। बट कुछ रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ताकि उनकी यील्ड अच्छी खासी आ सके। कमर्शियली जो रिड्यूसिंग एजेंट यहां यूज करते हैं FeHCl। यह आपने 10th में पढ़ा, जब भी किसी मेटल को हम एसिड में डालते हैं हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म। हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, इसका रिडक्शन करेगी और इसको किसमें बदल देगी, एनिलीन में। और यहाँ पे जो आयरन लेते हैं वो स्क्रैप आयरन, कबाड़े वाला जो बेच के जाता है, तो कोई वेस्टेज नहीं हो रहा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या होगा देखो, आगे करते हैं। ये एनिलीन बन गया। अब एनिलीन के बाद जो रिएक्शन है, एनिलीन की जब रिएक्शन कराएंगे NaNO2, Na सोडियम नाइट्राइट, ये सोडियम नाइट्राइट है बेटा, सोडियम नाइट्राइट। क्लियर? इन प्रेजेंस ऑफ HCl और टेम्परेचर कंडीशन मस्ट है यहां पे 0 to 5, यानी आइस कूल्ड कंडीशन देनी है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो दिस एनिलीन और अमीनो बेंजीन अंडरगो डाइजोटाइजेशन टू फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये क्या बना दिया इसने, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना दिया। क्लियर? यानी बेंजीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है तो इट विल फॉलो 3 स्टेप। 3 स्टेप में कन्वर्ट होगा। कौन कौन से 3 स्टेप में? फर्स्ट क्या रहेगा, नाइट्रेशन। फर्स्ट क्या स्टेप है, नाइट्रेशन, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। सेकेंड स्टेप क्या है, रिडक्शन, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में बदला, रिडक्शन, और एनिलीन टू डाइजोनियम सॉल्ट बना, डाइजोटाइजेशन। तो ये 3 रिएक्शन करने के बाद बेंजीन हमारा किसमें बदल जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लियर है? आई होप ये स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे। सभी का बिल्कुल मैकेनिज्म भी बताया क्या क्या फॉलो करता है। अब चलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट टू फ्लोरोबेंजीन। डाइजोनियम सॉल्ट को किसे बदलना है, फ्लोरो। क्या लिया, डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोजन बोरोफ्लोराइड HbF4, और इसके साथ स्ट्रांगली हीट कर दिया। HbF4 के साथ हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या क्या बनेगा देखो, फ्लोरीन, यहां से निकला फ्लोरीन। ठीक है, तो BF4 था तो BF3 निकल गया। क्लियर? HCl निकलेगा और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और HCl। दीज आर द बाय प्रोडक्ट, बट द मेन प्रोडक्ट इज फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से बेटा ये रिएजेंट लर्न करने मस्ट है ना, कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम HbF4 के साथ उसको हीट करते हैं
तो फ्लोरोबेंजीन बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्लोरोबेंजीन। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? कन्वर्ट एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन क्या आया? एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन बनाओ, ऐसे आ गया। मान लो एनिलीन को फ्लोरो में कन्वर्ट करो। क्लियर? तो रिएक्शन ये रहेगी, एनिलीन, सबसे पहले एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करोगे, डाइजोटाइजेशन के बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे? इसको HbF4 के साथ हीट करोगे तो आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा इस तरीके से। क्लियर है? और अगर आ गया एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, क्वेश्चन आ गया कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरो, तो एनिलीन को पहले डाइजोनियम सॉल्ट में ही कन्वर्ट करोगे, उसके बाद सैंडमेयर रिएक्शन लगा दोगे या गेटरमैन रिएक्शन लगा दोगे। सैंडमेयर, एक बार रिकैप करो, क्या थी सैंडमेयर रिएक्शन? है याद? डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? कॉपर सॉल्ट। गेटरमैन भी लगा सकते हो कन्वर्जन में, तो आपके ऊपर आप कोई भी रिएक्शन लगा सकते हो। तो CuH से लिए मैंने गेटरमैन रिएक्शन लगाई तो बन गया क्लोरोबेंजीन। क्लियर है? CuCl लूंगी तो भी क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो एनिलीन से अगर आती है क्लोरोब्रोमो आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन बनाना, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाओगे। अच्छा, नाइट्रोबेंजीन से आ गया फ्लोरो, तो ये वाले स्टेप फॉलो करोगे। बेंजीन से फ्लोरो आ गया तो एज इट इज चलोगे सारे स्टेप्स। कहीं से भी कन्वर्जन आ सकती है, किसी भी स्टेप से, बस आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए किसको हमें किस में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? चलो, आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। चलो, लास्ट प्रिपरेशन, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। कमर्शियली राशिक प्रोसेस से बनाते हैं बेटा, ये राशिक प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं? देखो, बेंजीन लेते हैं, बेंजीन के वेपर्स लेते हैं। बेंजीन किस फॉर्म में लेते हैं? वेपर फॉर्म में। ये लिखा ना बेंजीन वेपर्स, ठीक है। और इसके वेपर को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl और एयर में क्या यूज होगा? ऑक्सीजन होगा। इसको जब पास करते हैं किस कैटलिस्ट पे? क्यूप्रिक क्लोराइड, जिसको पहले से हीट करके रखा है। क्यूप्रिक क्लोराइड को पहले से हीट करके रखा है, प्रीहीटेड है, और बेंजीन के वेपर्स को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और एयर को, इस मिक्सचर को जब CuCl2 के जिसको प्रीहीटेड कर रखा है उस पे से पास करते हैं तो क्लोरोबेंजीन विल फॉर्म्ड। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। क्लियर है? इसके 2 मोल लेंगे तो ये 2 मोल बनेगा, along with 2 मोल वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड। तो कमर्शियली बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ये आपकी NCERT में रिएक्शन नहीं है, बट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये वाली रिएक्शन आ जाती है। क्लियर है? तो आपको रिएजेंट लर्न करना है कि बेंजीन के वेपर्स, उसको जब हम पास करेंगे, किस में पास करेंगे? बेंजीन के वेपर्स को, HCl को और एयर को, इन तीनों के मिक्सचर को जब प्रीहीटेड क्यूप्रिक क्लोराइड के ऊपर से पास किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। दिस इज कमर्शियल प्रिपरेशन। क्लियर है? बेटा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ RX। व्हाट इज RX? RX हमने किसके लिए सिंबल यूज किया है? RX है हमारा हेलो एल्कीन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? उनकी फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी, MPBP, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर, स्मेल, कलर, है ना। तो एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस जनरली, जब वो प्योर होते हैं दे आर कलरलेस। बट जो ब्रोमाइड है और आयोडाइड है वो विद एक्सपोजर टू लाइट, लाइट के एक्सपोजर में कलर गेन कर लेता है। क्लियर? जनरली क्या होते हैं प्योर स्टेट में? कलरलेस होते हैं। बट जो ब्रोमाइड है और आयोडाइड है लाइट के एक्सपोजर में आते हैं, उनमें कलर आ जाता है। तो एग्जाम में इस पॉइंट से कुछ नहीं पूछा जाता, बस इतना आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो ये करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया एग्जाम्पल, ले लेते हैं केस 1। केस 1 ले रही हूं, इसको आप साथ साथ उतारते जाना बेटे। केस 1 को सपोज CH3Cl, CH3, CH2Cl,
CH3 CH2 CH2Cl and last CH3 CH2 CH2 CH2Cl। ये आपके हेलो एल्केन दिए हैं जिसमें आप देख रहे हो कार्बन नंबर बढ़ता जा रहा है ना। होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल है, CH2 यूनिट बढ़ती जा रही है। तो आपसे पूछा है बताओ अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ MPBP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो कैसे करोगे? देखो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, दिस इज क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन। पॉइंट क्लियर? तो क्या बढ़ता जा रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं, है ना। यानी जब हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो विद इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, विद इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के बढ़ने से क्या होगा? क्या होगा बेटा? मोलर मास बढ़ जाएगा, मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास इंक्रीजेस, इनका मोलर मास बढ़ जाएगा। भाई हर बार CH2 यूनिट ऐड हो रही है ना, 14 यूनिट बढ़ती जा रही है लेफ्ट टू राइट, है ना। मोलर मास बढ़ने से क्या होगा? वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगी। अब वैन डर वाल्स फोर्स मतलब ये CH3Cl है तो ऐसे एक पूरे कंटेनर में CH3Cl होगा, क्लोरोमीथेन होगा, तो उनके बीच में जो वीक अट्रैक्टिव फोर्स है उसे हम वैन डर वाल्स फोर्स बोलते हैं। तो यहां पे मान लो ये CH3 यहाँ पे ऐसे CH3Cl, तो यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स है, यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स है, यहाँ पे 3 कार्बन के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स आएगी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ऐसे ये 4 कार्बन के बीच में आएगी ऐसे वैन डर वाल्स फोर्स। पॉइंट क्लियर है? तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं विद इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोलर मास बढ़ते जा रहे हैं, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ती जा रही है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अब तुम्हें ज्यादा हीट करना पड़ेगा, मेल्टिंग में क्या करना है? उसमें भी हीट करना है, बॉइलिंग में क्या करना है? उसमें भी हीट करना है। तो जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगी उतना हीट करना पड़ेगा, इन अट्रैक्शन को तोड़ के मॉलिक्यूल को फ्री कराना है, मेल्ट कराना है या उसको बॉयल कराना है। तो जैसे जैसे कार्बन आइटम बढ़ेंगे मोलर मास बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगी, MPBP ऑल्सो इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। पॉइंट क्लियर? तो आउट ऑफ दीज 4 इसको हमने मान लिया A, सपोज इसको हम A मान लेते हैं, ये हटाते हैं ऊपर जो समझाया, इसको बोला A, ये B, ये C और ये D। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है या डिक्रीजिंग, उसको ध्यान से देखना है। और ये साइन भी ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन भी आप लगा के आओगे। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका रहेगा? D का। इससे कम किसका रहेगा? C का। C से कम रहेगा B का और सबसे कम रहेगा A का। और रीजन क्या है? जब A से D की तरफ जा रहे हैं कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं, कार्बन एटम बढ़ने से मोलर मास बढ़ रहा है, वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज हो रही है, MPBP ऑल्सो इंक्रीजेस। दिस इज द केस 1 जिसमें हेलोजन सेम है बट कार्बन चेन बढ़ती जा रही है। पॉइंट क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट केस लेते हैं, केस 2। केस 2 में हम क्या ले रहे हैं? हेलोजन को वेरी कर देते हैं, CH3F, CH3Cl, फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन। अब हमने ये वाला केस ले लिया। क्लियर? अब चेक करते हैं भाई, अब विद इंक्रीज ऑफ नंबर वाला कार्बन वाली लाइन तो आएगी नहीं। अब यहाँ पे हेलोजन वेरी कर रहे हैं, यानी फ्लोरीन टू I जा रहे हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम F टू I, जब हम F टू I जा रहे हैं, F टू I, F से I की तरफ जा रहे हैं, तो क्या चेंज आ रहा है भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 17 में इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक मास भी बढ़ता है। तो एटॉमिक मास किसका ज्यादा है? I का। और जितना ज्यादा एटॉमिक मास होगा उतनी वैन डर वाल्स फोर्स होगी। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू I, एटॉमिक मास, एटम का नहीं बोलेंगे अभी तो मॉलिक्यूल बन गया ना, तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, यानी मोलर मास इंक्रीज हो रहा है। कार्बन वाली लाइन को स्किप करें क्योंकि कार्बन यहाँ पे सेम है। आप इंक्रीज लिख के आओगे, मैं सिंबल डाल रही हूं,
व्हेन वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू आई, मोलर मास इंक्रीज, वेंडरवॉल फोर्स भी बढ़ेगा, मोलर मास के साथ वेंडरवॉल फोर्स बढ़ता है, वेंडरवॉल फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस, और वेंडरवॉल फोर्स बढ़ता है तो एमपीबीपी भी इंक्रीज होता है, तो एमपीबीपी ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है? अब इसको ए बोल दिया, इसको बी, ये सी और ये डी, तो किसका एमपीबीपी ज्यादा होगा? डी का ज्यादा होगा, उससे कम सी का, फिर बी और सबसे कम ए का। आई होप केस 2 समझ आ गया होगा। ये ध्यान रखना, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगी। वेंडरवॉल फोर्स है बेटा, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखोगे पूरा, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, एमपीबीपी ऑल्सो इंक्रीजेस। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अरेंज द फॉलोइंग वाले। क्लियर है? आई होप केस 2 भी समझ आ गया होगा। चलो केस 3, केस 3 ले लेते हैं। क्लियर? अब केस 3 किसका लेते हैं? देखो केस 3 ले लिया, मान लो हमने CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब कुछ बच्चों को तो फॉर्मूले नहीं पता होते, बेटा फॉर्मूले अच्छे से समझो। ये क्लोरोमीथेन है, एक कार्बन के लिए हम विथ यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और क्लोरो जो है हेलो पहले लिखा जाएगा, तो क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन विच इज क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, एंड CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चेक करो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, वहां 3 और 4, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, है ना, लेफ्ट टू राइट क्या चेंज आ रहा है? लेफ्ट टू राइट में क्लोरीन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो क्लोरीन एटम, हाइड्रोजन का और क्लोरीन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास 1 होता है और क्लोरीन का 35.5, तो हाइड्रोजन हटकर 35.5 बढ़ रहा है, यानी 1 हट रहा है और 35.5 बढ़ रहा है ना, तो एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है। तो हम जब जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या हो रहा है? मोलर मास इंक्रीजेस, मोलर मास इंक्रीजेस, मोलर मास इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? अच्छा, मोलर मास बढ़ने के बाद क्या बढ़ेंगी? वेंडरवॉल फोर्स, तो वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बढ़ जाएगी, वेंडरवॉल फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? जब वेंडरवॉल फोर्स बढ़ती है तो एमपीबीपी भी बढ़ता है, तो एमपीबीपी ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर? ये ए, ये बी, ये सी और ये डी अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ए से ज्यादा एमपीबीपी रहेगा बी का, बी से ज्यादा सी और सी से ज्यादा डी। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला केस भी। चलो केस 4, लास्ट केस इसका, केस 4। क्लियर? इसमें हमने ले लिया, सबसे पहले ये वाला एग्जांपल ले लेती हूं। क्लियर? इनको नेम लिख दो, ए, ये बी, ये सी। बेटा ध्यान दो, क्या डिफरेंस है इनमें, चेक करो। तीनों में 4-4 कार्बन है, हाइड्रोजन नंबर सेम है, चेक करो। क्लोरीन सेम है ना, यानी ये तो आइसोमर हो गए जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो दीज आर आइसोमर। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ए से सी की तरफ जा रहे हैं तो मोलर मास बढ़ रहा है, तो मोलर मास वाली लाइन तो गायब हो गई, यहां से हट जाएगी, स्किप करोगे मोलर मास, क्योंकि ऑल हैव सेम मोलर मास एज दे आर आइसोमर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मोलर मास भी सेम रहेगा। क्लियर है? तो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। जब हम ए से सी की तरफ जा रहे हैं, ए टू सी, क्या हो रहा है? ब्रांचिंग बढ़ रही है, ब्रांचेस निकल रही है, देखो है ना। तो विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, with increase
इन ब्रांचिंग, ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है। क्या होता जा रहा है देखो, मान लो अगर हम बात करें यहाँ पे Cl ले लेते हैं और यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करके दिखाते हैं, सेम रहेगा बस थोड़ा सा चेंज करके समझा रही हूँ आपको, अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे ले लिया Cl और यहाँ पे CH3, बोथ आर सेम ना, दोनों सेम है, पहले वाला भी सेम है। अच्छा अब ऐसे बहुत सारे क्लोरोब्यूटेन होंगे, इसके बीकर में बहुत सारे क्लोरोब्यूटेन, तो यहाँ पे 4 कार्बन के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स है, यहाँ पे सिर्फ 3 कार्बन के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स है, और ये तो पूरा स्फेरिकल मॉलिक्यूल आ गया, देखो स्फेरिकल है ना, तो ऐसे ही CH3 ऊपर होगा, तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 कार्बन के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स आई। तो जैसे जैसे हमारी ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, मॉलिक्यूल ने स्फेरिकल शेप ले ली, तो वो सरफेस एरिया जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, यहाँ पे चारों कार्बन एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, कैसे दूसरा मॉलिक्यूल होगा ना यहाँ पे ऐसे क्लोरो वाला, तो चारों कार्बन एक दूसरे के वैन डर वाल्स फोर्स के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। यहाँ पे 3 कार्बन एक दूसरे के कांटेक्ट में, यहाँ पे सिर्फ 1 कार्बन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है। यदि विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, वो सरफेस एरिया जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट, सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट, यानी वो सरफेस एरिया जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है डिक्रीजेस, तो वो डिक्रीज होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीजेस। वैन डर वाल्स फोर्स वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। जब वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज होगी तो MPBP ऑल्सो डिक्रीजेस, यानी विद ब्रांचिंग MPBP डिक्रीजेस। क्वेश्चन में आ गया विद ब्रांचिंग MPBP डिक्रीजेस, एक्सप्लेन। तो दिस इज द रीजन कि ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया नहीं लिखना, सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज, वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज होंगे और MPBP भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट A का रहेगा, B का थोड़ा सा कम हो जाएगा, C का और भी कम हो जाएगा, क्योंकि C में जो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट इज वेरी लेस, है ना। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है, सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो रहा है, वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज, MPBP ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इस तरीके से आप अरेंज करोगे। क्वेश्चन में आया बेटा, पेपर में क्वेश्चन आया वाई, क्वेश्चन में क्या आया, वाई द MPBP मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्लोराइड is less than propyl chloride. Why? क्वेश्चन समझ आया? पहले आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनाओ, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, this is isopropyl chloride and propyl chloride is this, propyl मतलब 3 कार्बन। ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कुछ बच्चों को बनाना ही नहीं आता, ध्यान दो बेटा, ऐसे सिंगल कार्बन की सेकंड कार्बन पे सिंगल ब्रांचिंग, तो बोला है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका कम है आइसोप्रोपाइल का, तो वही रीजन, इसमें ब्रांचिंग हो गई है, ब्रांच निकलाई है, सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, तो MPBP ऑल्सो डिक्रीजेस। बिल्कुल सेम जो भी रीजन दिया वही आपको इसमें दे देना है। यानी बेटा कोई भी टॉपिक हमारे बुक के बाहर से नहीं आता, NCERT के बाहर से नहीं आएगा, बट आपको क्वेश्चन समझना है किस टॉपिक से पूछा है, वो टॉपिक आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, उसमें से आंसर उसमें कॉपी डाउन कर दोगे। क्लियर? चलो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारी सॉल्युबिलिटी। अच्छा अब इस पर ना 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एल्काइल हैलाइड पोलर है, जो मेरे प्रीवियस वीडियो का पहला टॉपिक रहा, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कि जो ये CX बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, CCl बॉन्ड, CBr बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड हेलो एल्केन में पोलर होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। हेयर X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो जहां पर हम ये बोल पाते हैं दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस, तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, डिफरेंस है तो बॉन्ड क्या रहेगी, पोलर, पूरा मॉलिक्यूल भी क्या रहेगा, पोलर। तो एल्काइल हैलाइड पोलर है, फिर भी इमिसिबल रहते हैं वाटर के साथ, फिर भी वाटर के साथ इमिसिबल रहते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। उसका रीजन क्या है, ये आपसे पूछा है। चलो इसको ना पहले समझते हैं, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हमारे पास बीकर में क्या रहेगा, मान लो हमने बीकर में लिया वाटर H2O,
तो H2 और H2O के बीच में हमने पढ़ा ना, जितने भी मैटर हैं सबके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यहाँ अलग बीकर में मेरे पास रखा था RX, तो RX के बीच में भी क्या होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब दोनों को मिक्स करके बना दिया सॉल्यूशन। तो यहाँ पे RX और वाटर के बीच में क्या आएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? चलो अब होगा क्या देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये जो वाटर है इसके बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बेटा इस तरीके से ना चार्ट बना के पढ़ोगे तो कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो आप इजीली से लिख सकते हो। लर्निंग नहीं करनी है, मेमोराइज नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है। अच्छा RX अभी पता है पोलर है, पोलर है ना, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो डाइपोल, जिसको वेंडरवॉल फोर्स बोलते हैं, है ना। तो डाइपोल अगर पूरा अच्छे से बताएं तो डाइपोल अट्रैक्शन। क्लियर? अच्छा अब जब वाटर और इसको मिलाया RX तो इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई, है ना, वो क्या होंगी, वेंडरवॉल फोर्स। अगर यहाँ पे F है तो H बॉन्डिंग है, लेकिन Cl Br आई है तो सिंपल वेंडरवॉल फोर्स, जिसको हम डाइपोल अट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिंपल वेंडरवॉल फोर्स ऑफ, ये भी वेंडरवॉल फोर्स ही है बेटा, है ना, और ये भी वेंडरवॉल फोर्स, यहाँ पे भी डाइपोल अट्रैक्शन बोल सकते हैं। बट यहाँ पे ना वेंडरवॉल फोर्स में अगर यहाँ पे फ्लोरीन होगा तो H बॉन्डिंग होगी, और अदर है तो यहाँ पे हमारा डाइपोल अट्रैक्शन। तो जनरल टर्म यूज कर दी वेंडरवॉल फोर्स। अब जब आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो, दोनों को मिक्स किया, इसमें ट्रांसफर किया, दोनों को इसमें ट्रांसफर किया एक ही कंटेनर में, तो आपने स्टरिंग की, है ना। तो स्टरिंग से क्या होगा, कुछ सम वाटर बॉन्ड एंड RX बॉन्ड विल क्लीव, कुछ RX और वाटर के बीच की जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थी टूट जाएंगी। पॉइंट क्लियर है? कुछ RX और वाटर में बॉन्ड बन जाएगी, बट जो ये बॉन्ड बन रही है वीक बन रही है, और जब बॉन्ड बनती है तो एनर्जी इज रिलीज्ड, तो वीक वेंडरवॉल फोर्स आएगी तो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी, विच इज नॉट सफिशिएंट और एनफ टू क्लीव द रिमेनिंग RX एंड वाटर बॉन्ड। दोबारा सुनो बेटा, वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है कंपैरेटिवली टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी फोर्स हमारी स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यहां पे एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू क्लीव द बॉन्ड। क्लियर है? एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो जब तुमने दोनों को मिक्स किया तो हो सकता है कुछ वाटर और RX बॉन्ड क्लीव हो जाए, कुछ RX और वाटर के बीच में नई बॉन्ड बन जाए, वो लिखा है वीक वेंडरवॉल फोर्स, बट वो वीक है। जब वो बन रही है तो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। अब ये जो एनर्जी निकली ये एनफ नहीं थी कि इसमें जो बचे हुए RX के बीच में जो हमारी अट्रैक्टिव फोर्स हैं, जो वाटर मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनको क्लीव कर सके, क्योंकि इनको तोड़ने के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को क्लीव करने के लिए लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और जब इनके बीच में अट्रैक्शन डेवलप हुई तो इट इज वीक अट्रैक्शन, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज नॉट एनफ टू क्लीव द रिमेनिंग RX एंड वाटर बॉन्ड। यानी हमारे RX पोलर है, हेलो एल्केन पोलर है, फिर भी वाटर में मिसिबल नहीं होते, फिर भी वो वाटर में मिसिबल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन अगर आया व्हाई हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है उस तरीके से आपको आंसर करना है। अगर पूछा है हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो एज इट डजंट फॉर्म H बॉन्डिंग विद वाटर, जो भी वाटर के साथ H बॉन्डिंग बनाता है वाटर सॉल्युबल रहेगा, ऑर्गेनिक के लिए बात है। तो आप लिखोगे इट इज नॉट फॉर्मिंग H बॉन्डिंग विद वाटर, है ना, इट डजंट फॉर्म H बॉन्डिंग विद वाटर। बट क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में आया, किस फॉर्म में, कि एल्काइल हैलाइड पोलर है फिर भी इमिसिबल है, वाटर में मिसिबल नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते, तो ये पूरा रीजन यहाँ पे लिखा है, आप ये लिख के आओगे। समझाया भी मैंने कि RX और वाटर में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। जब RX और वाटर को मिलाया तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई वो वीक हुई, तो लेस एनर्जी रिलीज हुई, है ना, यानी कुछ RX और वाटर की बॉन्ड क्लीव होगी जब हम उसको स्टर कर रहे थे, बट उससे ना लेस एनर्जी रिलीज हुई, जो रिमेनिंग बची हुई RX और वाटर की बॉन्ड को क्लीव नहीं कर पाया, है ना।
RX पोलर है फिर भी इनमिसिबल रहेगा। देखो, if haloalkane or haloarine is to dissolve in water, energy is required to overcome the force of attraction already existing between haloalkane molecule and to break the H bonding existing between water molecule. अगर हेलोएल्केन को वाटर में सॉल्युबल होना है तो हेलोएल्केन और हेलोएल्केन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वाटर के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो क्लीव होनी चाहिए, वो टूट नहीं चाहिए। अब ये जो फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग है। जब हमने दोनों को मिलाया, स्टिर किया, तो हो सकता है कुछ RX और वाटर की बॉन्ड क्लीव हो जाए, कुछ RX और वाटर जिसकी बॉन्ड क्लीव हुई थी उनके बीच में बॉन्ड बन जाए। अब ये जो बॉन्ड बन रही है वो प्योर के कंपैरिजन में वीक बॉन्ड है, तो लेस एनर्जी रिलीज होगी, विच इज नॉट एनफ और सफिशिएंट टू क्लीव द रिमेनिंग RX एंड वाटर बॉन्ड। हेंस हेलोएल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है? ये सारा लिखा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक्सप्लेन व्हाई द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, किसका पूछा जा रहा है? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बना दिया। एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, तो साइक्लोहेक्साइल, दिस इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, इसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है। व्हाट इज डायपोल मोमेंट? तो सबसे पहले डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन लिखोगे। डायपोल मोमेंट है क्या? इट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन डिस्टेंस। चार्ज एंड डिस्टेंस लिख लो। क्लियर है? क्लियर? अच्छा, अब क्लोरोबेंजीन में ना रेजोनेंस होती है, यानी ड्यू टू रेजोनेंस किस में होगी? सिर्फ क्लोरोबेंजीन। रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। और बेंजीन पर डायरेक्टली जो एटम अटैच्ड है, अगर उसके पास लॉन पेयर्ड नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है तो रेजोनेंस हो जाती है, और रेजोनेंस से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो बेंजीन में जो CCl बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, और डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, तो ये छोटी होगी, और इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यहां पर CCl बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही रहेगी। तो सिंगल बॉन्ड इज लॉन्गर, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर, तो डिस्टेंस किसमें कम है? CCl बॉन्ड में, इसमें कम है। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो डायपोल मोमेंट भी कम होगी। एक तो ये रीजन है। दूसरा, यहां पे ऑल कार्बन्स आर sp2, हियर ऑल कार्बन्स आर sp3। sp2 कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, क्योंकि दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन। तो ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड करेगा, तो क्लोरीन पास आएगा, जिसकी वजह से C और Cl के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम हुआ, डायपोल मोमेंट कम हो गई। क्लियर? तो दोनों में से कोई भी रीजन लिख सकते हो। सिंपल रीजन क्या है? ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस किस में हो रहा है? इन क्लोरोबेंजीन। इन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? CCl बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड, पार्शियल भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड इज शॉर्टर, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। क्लियर? तो शॉर्ट हो गई, डिस्टेंस कम हो गया, हेंस डायपोल मोमेंट इज लेस देन दैट ऑफ, हेंस डायपोल मोमेंट of chlorobenzene is less than cyclohexyl chloride। क्लियर है? यानी क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस हो जाती है, रेजोनेंस से CCl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, डबल बॉन्ड छोटी होती है सिंगल बॉन्ड से, हेंस डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लेस देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। मूव टू नेक्स्ट।
A hydrocarbon C5H10 does not react with chlorine but gives a single monochloride. पढ़ लो बेटा एक बार क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो। पढ़ लिया? चल, कोई हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन आपको पता है कौन कौन से होते हैं? एल्केन, एल्किन, एल्काइन जनरली, है ना, क्योंकि फॉर्मूला दिया है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, कोई हेट्रोएटम नहीं है, तो हमें फॉर्मूला पता है एल्केन का, CnH2n+2, ये तो एल्केन का फॉर्मूला होगा। अगर 5 कार्बन यहाँ पे डालते हैं तो फॉर्मूला आएगा C5H12, है ना, तो यानी एल्केन तो नहीं है ये। चलो अच्छा, CnH2n एल्कीन होता है, हाँ इसमें ये फॉर्मूला फिट हो रहा है, तो क्या ये एल्कीन है ना, तो माइंड में आया ये शायद एल्कीन हो सकती है। चलो सॉल्व करते हैं, अभी कोई इसका आंसर नहीं बता रही मैं, सॉल्व करते हैं। चलो, है ना, क्या बोला है, कोई हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला है C5H10, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बेटा, डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन but does not react with chlorine but give a single monochloro compound in bright sunlight, यानी खाली क्लोरीन के साथ ही ब्राइट में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं Cl2H के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड देता है। क्या बनाता है? C5H9Cl। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, पहले तो ये ध्यान रखो, इससे ये मैंने पहले भी बताया आपको, क्या बताया कि जब भी क्लोरीन को सनलाइट या किसी भी सनलाइट में कोई भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो वहां से बच्चे रेडिकल बनते हैं, और रेडिकल हमारा sp3 कार्बन पे जाएगा। सपोज अगर ये एल्कीन है, क्योंकि हमने फॉर्मूले में फिट किया तो एल्कीन आया, अगर ये एल्कीन है, मैंने बोला नहीं कि एल्कीन है, हो सकता है एल्कीन है, तो बनाते हैं, तो एक बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड कहीं भी हो सकती है, ठीक है, तो ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, क्लियर। तो ये इस पे तो होगी नहीं, इन दोनों पे बॉन्ड, इन दोनों कार्बन पे तो होगा नहीं सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, ये तो एडिशन में जाता है डबल बॉन्ड, sp3 मतलब सिंगल कार्बन। तो बेटा यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, तो 3 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे ना। इसने बोला सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड बन रहा है, कोई भी ऐसे नहीं बन रहा कि मोनोक्लोरो मतलब सिर्फ एक ही कंपाउंड बनेगा, ऐसे 3 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। चलो एल्कीन अगर हम यहां ले रहे हैं तो ऐसे ले रहे हैं, तो इन पे नहीं होगा सब्स्टिट्यूशन, इस पे होगा, इस पे, तो 3 ही आ रहे हैं, कैसे भी करो, है ना, तो सोचना पड़ेगा क्या गड़बड़ चल रही है। तो अब हिंट सुनो बेटा, एल्कीन का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, और साइक्लोएल्कीन का जो फॉर्मूला है वो रिसेंबल करता है, सिमिलर होता है ना। तो 5 कार्बन का साइक्लोएल्केन क्या होगा? साइक्लोपेंटेन। ये क्या है? CH2 इस तरीके से चल रहा है, CH2 1 2 3 4, और ये CH2 और ये 5, ऑल आर सेम कार्बन, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ऑल आर सिंगली बॉन्डेड, sp3 कार्बन, तो सब्स्टिट्यूशन होगा। यहां कराओगे तो भी 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन बोला जाएगा, यहां कराओगे 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, यहां कराओगे 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, ऑल आर सेम, तो एक ही टाइप का साइक्लोपेंटेन प्रोडक्ट बनेगा क्लोरीन का, ठीक है। तो हमारा इसमें जो हाइड्रोकार्बन रहेगा इस साइक्लोएल्केन, तो ध्यान रखना जहां पे एल्कीन का फॉर्मूला फिट हो वहां पे साइक्लोएल्केन के बारे में भी आपको सोचना है, क्लियर। तो हियर आंसर विल बी साइक्लोपेंटेन, क्लियर। इसकी जब रिएक्शन कराओगे Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। अब वो Cl आप कहीं भी लगा सकते हो, ऑल आर सेम, वो है साइक्लोपेंटेन, और दिस इज 1 क्लोरो, जहां पे Cl अटैच होगा उसको 1 बोल दोगे, 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। तो हमेशा ध्यान रखना रिएजेंट से होता क्या है, तो ये वाला रिएजेंट Cl रेडिकल बनाएगा जो कार्बन sp3 पे जाएगा, sp3 मतलब सिंगली बॉन्डेड कार्बन पे सब्स्टिट्यूट होगा। अब साइक्लोपेंटेन में ऑल कार्बन्स आर सिमेट्रिकल, कहीं पर भी लगाओगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ये बोला था सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है। तो इसका आंसर रहेगा साइक्लोपेंटेन,
नेक्स्ट देखो, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन। 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, तो 1 आयोडोब्यूटेन क्या होगा? दिस इज 1 आयोडोब्यूटेन। ब्यूटेन यानी 4 कार्बन और आई लगा दे, तो इसको मैंने फर्स्ट कार्बन माना है। फ्रॉम फर्स्ट ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 का मतलब फर्स्ट कार्बन पर ही हो, इससे बनाना है फर्स्ट। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। इसको कैसे इसमें कन्वर्ट करेंगे? तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन से क्वेश्चन है बेटा ये। तो एल्केल को, एल्कोहल को आरआई में कैसे बदलते हैं? क्या पढ़ा था? NaI लेंगे या KI लेंगे, दोनों में से कोई एक लेंगे, और 95% फॉस्फोरिक एसिड। इस पे तो रीजनेबल क्वेश्चन भी कराया है मैंने अपनी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। क्लियर है? सेकेंड बनाते हैं। चलो सेकेंड क्या है? अब बनाना है 1 क्लोरोब्यूटेन से। 1 क्लोरोब्यूटेन को, दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन, इसको हमें कन्वर्ट करना है 1 आयोडोब्यूटेन। क्लियर? तो चेक करो क्या होना है। हेलोजन का सिर्फ एक्सचेंज होना है, तो हेलोजन रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप। सिर्फ हेलोजन ही आया ना बेटा, Cl हटा और I आया है, तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप। कौन सी? स्वार्ट्स रिएक्शन, फिनकलस्टीन रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन RF बनाने के लिए है, फ्लोरोएल्केन, और आयोडोएल्केन बनाने के लिए हमारी है फिनकलस्टीन, जिसमें हम क्या लेते हैं? NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, और रिएक्शन इज फिनकलस्टीन। दिस रिएक्शन इज फिनकलस्टीन। अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको ये रिएक्शन आती होगी। क्लियर? चलो थर्ड, ब्यूटीन। ब्यूट-1-ईन मतलब फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो दिस इज ब्यूट-1-ईन। क्लियर? इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊं कि 1 आयोडोब्यूटेन बने? इसको ध्यान से देखना है। चलो देखो, डबल बॉन्ड पे एडिशन होती है, एडिशन आर ऑफ 2 टाइप, मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव। चलो चेक करते हैं। H कहां गया? देखो ये वाले कार्बन पे हाइड्रोजन गया है, ये रहा हाइड्रोजन। इस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, यहां पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है बेटा, और यहां पे आई, तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे आई जा रहा है, तो दिस इज एंटी मार्कोवनिकोव। और एंटी मार्कोवनिकोव का रिएजेंट जब मैंने रिएक्शन कराई थी तो बताया था सिर्फ एक ही होता है, HBr परऑक्साइड। तो पहले इसमें हम क्या कराएंगे? HBr परऑक्साइड डालेंगे, HBr परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, और एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन कराएंगे HBr की। क्यों? क्योंकि I वहां जा रहा है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन वहां जा रहा है जहां हाइड्रोजन कम है, इट्स कॉल्ड एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन। तो पहले HBr का सिर्फ एंटी मार्कोवनिकोव का रिएजेंट है HBr परऑक्साइड। तो हमने बॉन्ड हटाई, सबसे पहले पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड हटाएंगे, हटा दिया पाई बॉन्ड, इसके पास हाइड्रोजन गया और इसके पास गया Br। क्लियर है? अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम, दिस इज द टाइप ऑफ हैलोजन एक्सचेंज, Br हट के I, सेम फिनकलस्टीन रिएक्शन, NaI ड्राई एसीटोन, सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन ड्राई एसीटोन के साथ कराएंगे। तो इन दिस वे हम 2 स्टेप में ब्यूट-1-ईन को 1 आयोडोब्यूटेन में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्लियर है? आई होप बेटा आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करे? प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन किए हैं। तो बेटा रिएक्शन को मैं बार बार बोल रही हूं, रिएक्शन को मेमोराइज नहीं करो, उनके पीछे के मैकेनिज्म को, उनके रिएजेंट के फंक्शन को, रिएक्टेंट किस टाइप की रिएक्शन में जा रहा है, जैसे एल्कीन है तो एडिशन होता है, सिंगल बॉन्ड है तो सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन कौन सा? ESR है, NAR है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किस टाइप का मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है हमारा रिएक्टेंट, हमारे रिएजेंट का क्या काम हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा रहा है, कहीं पे कुछ करा रहा है, कहीं पे हमारा रेडिकल बन रहे हैं। अगर ये थ्योरी आप समझ गए ना तो रिएक्शन आपको बहुत सिंपल लगेगी, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। अब कुछ रिएक्शन है जिसमें लर्निंग है, जैसे सैंड में रिएक्शन है, बट वो प्रैक्टिस से आपके माइंड में फिट हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है? तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स की। क्लियर है?
चलो